नमस्कार, टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रियंका, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर क्या होता है। जिस तरह से ऑडिटर के राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, वैसे लायबिलिटीज भी होते हैं, जहां पर उसे इस लायबिलिटीज को पूरा करना पड़ता है। और लायबिलिटीज को अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसके रिगार्डिंग उस पर पेनल्टी भी लग सकती है और उसे जेल भी हो सकता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि ऑडिटर को सौंपा जाता है और उसे पूरा करना, देखना सही से हुआ है कि गलत हुआ है। अगर वो अनजाने में हुआ या जानबूझकर हुआ, अगर उसको आप प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये गलती ऑडिटर से हुई है और इसकी वजह से किसी को डैमेज हुआ है, ऑडिटर की जो ड्यूटीज थी, जो लायबिलिटीज थी, उसने उसको सही से पूरा नहीं किया और उसकी वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है या फिर कोई आपको किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसकी भरपाई जो होता है वो आपकी ऑडिटर ही करता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने आज की क्लास में क्या क्या उसके लायबिलिटीज होते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर इसकी जो लायबिलिटीज होती है सिर्फ आपकी मेंबर्स तक की सीमित नहीं होती। मेंबर्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर, बल्कि थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग भी कुछ ड्यूटीज या लायबिलिटीज होती है ऑडिटर की। लेकिन ये ड्यूटीज जो होते हैं डायरेक्टली नहीं होते, बल्कि ये आपके इनडायरेक्टली होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि लायबिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप्स की लायबिलिटीज है। लगभग टोटल यहाँ पे 6 हेड दिए गए हैं। एक आपकी सिविल लायबिलिटीज है, एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपकी लायबिलिटीज दी गई है, एक आपका क्रिमिनल लायबिलिटी है। अब क्रिमिनल लायबिलिटीज का मतलब वो नहीं मारपीट करने वाला कि मर्डर कर दिया तो ऑडिटर को जेल हो जाएगा, वो वाली नहीं। अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। लायबिलिटीज अंदर इनकम टैक्स है, लायबिलिटीज फॉर प्रोफेशन मिसकंडक्ट है एंड लायबिलिटीज टुवर्ड थर्ड पार्टी है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो है सिविल लायबिलिटीज है, कंपनीज एक्ट है, क्रिमिनल लायबिलिटीज है और लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो ये सभी हम लोग क्या करने वाले आज की क्लास में अपने डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले लायबिलिटीज हमारी क्या आती है? सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑडिटर है उसको कुछ कार्य सौंपा गया, ठीक है, और उसने क्या किया? उस कार्य को सही से नहीं किया, नेग्लिजेंस कर दिया, यानी कि उसको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, नेग्लिजेंस कर दिया। मतलब उसने जानबूझकर उस चीज को क्या किया कि अवॉइड कर दिया। और अगर ऐसा कर रहा है आपका ऑडिटर और अगर आपने उसको प्रूफ कर दिया कि हाँ ये ऑडिटर ने जानबूझकर किया है और उसकी वजह से किसी को अगर डैमेज हुआ है तो वो किस में आएगा? वो हमारा लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस में आएगा। एक चीज को याद रखिएगा कि अगर कोई सिविल लायबिलिटीज में क्या है कि अगर मान लीजिए ऑडिटर ने कुछ गलती किया है, ठीक है, और उसकी वजह से अगर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो वो सिविल लायबिलिटीज में नहीं आएगा। सिविल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर की कोई गलती हुई है और गलती की वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आपका ऑडिटर करेगा। तो सिविल लायबिलिटीज के अंदर में हमारा 2 आता है। पहला क्या है? हमारा लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। इसमें क्या होता है कि जो आपको कार्य सौंपा गया था उसको आपने क्या किया? तोड़ा। अब यहाँ पे जो आपका ऑडिटर होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं कि वो शेयर होल्डर का एजेंट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर के रिगार्डिंग, उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो क्या करता है कि कार्य करता है। तो यहाँ पे बहुत से ड्यूटीज उसको दिए जाते हैं जो उसको पूरा करना पड़ता है। अगर वो अपनी लायबिलिटी को प्रॉपर कंप्लीट नहीं करता है तो वहां पर आपका लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस जो होता है आपको अराइज होता है और उसकी वजह से क्लाइंट को अगर लॉस सफर करना पड़ता है तो फिर क्या करेगा? वहां पर आपका जो ऑडिटर होगा उसको यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा और यहाँ पर उसको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा कि उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान क्या करना पड़ेगा? वो चुकाना पड़ेगा। कौन चुकाएगा? तो वो आपका जो ऑडिटर है वो चुकाएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर ये नेग्लिजेंस अगर क्लाइंट प्रूव नहीं कर पाया है ना, जो भी गलती अगर हो रही है तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इल्जाम लगा दिए ऑडिटर ने ये गलती की है, नहीं। आप जो भी इल्जाम लगा रहे ऑडिटर के ऊपर आपको उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, उसकी मुआवजा, वो कंपनसेट जो है आपका ऑडिटर कर देगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस के हिंदी में देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लापरवाही के उत्तरदायित्व। लापरवाही का मतलब क्या होता है? जो भी कर्तव्य दिया गया है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। शेयर धारक के एजेंट के रूप में आपका ऑडिटर जो होता है काम करता है और उचित सावधानी और कौशल का ध्यान रखना पड़ता है कि सारी चीजें जो है प्रॉपर आपकी यहाँ पर हो रही है कि नहीं। दूसरा है कि आपका लायबिलिटी फॉर मिसफिनेंस। मिसफिनेंस का मतलब क्या होता है कि रॉन्गफुल आपने कोई एक्टिविटी की है और जानबूझकर आपने कोई गलत काम किया है, कोई गलत टैक्टिस किया है जिसको करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि ये काम ऑडिटर को नहीं करना है, ठीक है ना। दाएं बाएं नहीं करना है, पैसे को प्रॉपर रिपोर्ट देना है, उसको डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना है। तो लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एक्ट है जो आपने रॉन्गफुल किया है और वो आपके ड्यूटी की अगेंस्ट में है तो उसको क्या माना जाएगा? लायबिलिटी फॉर मिसफिनेंस माना जाएगा
और इस केस में आपको जो है जो भी कंपनी का डैमेज हुआ है उस डैमेज को क्या करना पड़ेगा, उस डैमेज को, कंपनी को डैमेज हुआ या क्लाइंट को जो भी डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको? ऑडिटर को कंपनसेट करना पड़ेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अपारदर्शिता का अर्थ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भरोसे को तोड़ना। कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया गया था कि आप प्रॉपर डेटा दोगे, आप प्रॉपर रिपोर्ट दोगे, लेकिन आपने रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की है, आपने रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया, आपने जानबूझकर वहां पर जो है, वहां पर चीजें जो है गलती की है, जानबूझकर आपने चीजों को, डेटा को चेंज किया है, तो इसको मिस फाइनेंस का कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर वित्तीय नुकसान होता है कंपनी का, तो इसके लिए आपको ऑडिटर को दोषी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपके दो लायबिलिटीज होते हैं। एक होता है लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ गलत जानकारी दे दी। प्रोस्पेक्टस जो होता है कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट जो होता है आपका ऑडिटर के थ्रू होकर पास होता है। कि लेकिन अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो इसके लिए अगर वो पकड़ा जाता है और उससे क्लाइंट को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भी कौन करेगा? आपका ऑडिटर करेगा। इसका सेक्शन क्या हमारा? सेक्शन 35। क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर में क्या आता है, यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो भी गलती कर रहा है या जो भी अपने लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहा ऑडिटर, उसको प्रूफ किया जाए। सिविल आपके लायबिलिटीज में क्या होता है कि जो भी आपका गलती कर रहा ऑडिटर, उसको प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हाँ, आपने ये गलती की है, अब ये इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, ये सेक्शन के अंतर्गत आता है, और इसके थ्रू आपको जो है यहाँ पर जुर्माना देना है, आपको पेनल्टी देना है। ये मिक्स आपका जो फिक्स वहां पर रखा गया है। तो क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो ये दोनों को वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो कंपनसेट एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर। अब कंपनी जो होता है प्रोस्पेक्टस इशू करता है, उसमें कंपनी के डिटेल, शेयर, पास्ट हिस्ट्री, प्रॉफिट, सारा कुछ लिखा रहता है। उसको देखकर जो शेयर होल्डर है उसने क्या किया, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर ने उस कंपनी का शेयर जो है परचेस कर लिया। अब जो उन्होंने परचेस कर लिया तो देखा कि वहां पे जो मिस स्टेटमेंट जो था वो गलत था, यानी कि मिस स्टेटमेंट था। तो इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में क्या किया जाएगा, क्यों, उसके ऊपर अंडर सेक्शन 35 के अंतर्गत ऑडिटर को जो है आपका लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट के अंदर उसको दोषी ठहराया जाएगा, और यहां पर उसको अनट्रू स्टेटमेंट के लिए वहां पर दोषी ठहराया जाएगा, और वहां पर उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। तो क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर में आपके ये 8 लायबिलिटीज आते हैं। अनट्रू स्टेटमेंट, नॉन कंप्लायंसेस, फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी, फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर्स, पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स, प्रोस्पेक्टस ऑफ ऑडिटर, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर, और लास्ट में आपका पेनल्टी फॉर डेलिबरेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। तो ये आपके टोटल 8 हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा जो होता है यही होता है। क्या सभी के सेक्शन याद रखने हैं? नहीं, सभी के सेक्शन याद रखने जरूरी नहीं है। हाँ, किसमें क्या गलती में क्या मुआवजा है वो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, और कौन सी लायबिलिटीज कौन से हेड के अंदर आ रहा है वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका क्या है क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंतर्गत, कि आपका अनट्रू स्टेटमेंट, कि अगर प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ अनट्रू लिख दिया, मतलब प्रॉफिट हुआ है कुछ, आपने लिखा है कुछ, ठीक है, आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया या अनट्रू स्टेटमेंट दे दिया है, तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपको जो है यहाँ पर फाइन भी देना पड़ सकता है। और आपको फाइन कितना देना पड़ेगा, कि आपने जो अनट्रू स्टेटमेंट दिया है उससे आपके शेयर होल्डर का या क्लाइंट का जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान के 3 गुना ज्यादा आपको अमाउंट जो है पे करना पड़ सकता है, या फिर आपको 6 साल या 10 साल की सजा भी हो सकती है, या हो सकता है कि दोनों ही आपको वहां पर इम्पोज कर दिया जाए। दूसरा कि नॉन कंप्लायंसेस बाय द ऑडिटर। अब इस केस में क्या होगा, नॉन कंप्लायंसेस बाय द ऑडिटर केस में, कि यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए जिसको कि फॉलो करना होता है, ऑडिटर को फॉलो करना होता है। अगर ऑडिटर उस रूल रेगुलेशन को, उस कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में भी क्या माना जाएगा, उसको यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के अंतर्गत उसको वहां भी फाइन देना पड़ सकता है। और ये जो फाइन है आपका 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, 25,000 से लेकर आपका 5 लाख तक हो सकता है। और जो जुर्माना है आपका, वो आपका करबन आपका 1 साल से जो कम है वो आपका नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर आते हैं, है ना, इन्वेस्टिगेटर अलग होते हैं, ऑडिटर आपके अलग होते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी इन्वेस्टिगेटर को बुलाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो ऑडिटर से पूछेगा कि हाँ ये बुक्स मुझे दिखाइए, वो अकाउंट्स मेरे को दिखाइए, तो उसको क्या करना, ऑडिटर को वहां पर कोऑपरेट करना है। लेकिन अगर ऑडिटर कोऑपरेट नहीं करता है, अगर फेल हो जाता है उसको असिस्ट करने में, तो इस केस में आपको सेक्शन 217 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत उसको वहां पर 1 लाख तक का जुर्माना और लगभग 1 साल की सजा तो है वहां पर हो सकती है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर। अब फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर ये क्या है? देखिएगा, ऑर्डर जो होता है रिक्वायर्ड टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन, जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि कोई ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आया है, अब उसको क्या करना है कि आपको रिपोर्ट देना है, तो जो भी उसका प्रोसेस होता है अगर उसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर उसके प्रोसेस को अगर आप असिस्ट नहीं करते, अगर फेल हो जाते हैं उस केस में, ऑफिसर को सपोर्ट करने के केस में, तो वहां भी आपको गिल्टी माना जाएगा। और वहां पर अगर आपको गिल्टी मान लिया गया तो इस केस में वहां भी आपको क्या होगी? पनिशमेंट मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और प्रिपेयर्स। ये क्या? और पेपर्स। ये क्या होता है? जब कंपनी आपकी वाइंड अप होती है, क्या होती है? जब कंपनी आपकी वाइंड अप होती है तो उस केस में ऑडिटर के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग टू कंपनी, चाहे वो बुक हो, वो प्रॉपर्टी के पेपर हो, या फिर कोई भी आपका अकाउंट्स का स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो ये ऑडिटर का ड्यूटी है, ये उसकी लाइबिलिटी है कि वो क्या करे, सारा डॉक्यूमेंट जो है कंपनी को सबमिट कर दे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, कुछ वो रख लेता है अपने पास और मिसयूज उसका करता है, और वहां पर अगर ये पता चल जाता है तो उसमें आपका सेक्शन 299 के अंतर्गत उसको जो है यहाँ पर इंप्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। अगर वो गलत बुक दिखा रहा है, फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर उसने क्या किया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया, या म्यूटिलेट कर दिया, या कुछ खराब किया, या कुछ चेंजेस कर दिया, या कुछ उसमें ऑल्टर कर दिया, कोई सीक्रेट बुक्स थे उसमें कुछ उसने दाएं बाएं कर दिया, और अगर ऐसा करता है, वो ऑर्डर पकड़ा जाता है, तो उसको सेक्शन 336 के अंतर्गत जो है क्या दिया जाएगा? जेल भी हो सकती है, और उसे पनिशमेंट जो है, मुआवजा भी जो है वो सबमिट करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर। इस केस में आपका क्या होता है कि इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, अगर आपका वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो यहां पर क्या है? ऑडिटर हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू गिव ऑल द असिस्टेंट इन कनेक्शन विद द प्रोसिक्यूशन। अगर वहां पर आपका जो वाइंड अप हो रहा है कंपनी थ्रू द ट्रिब्यूनल हो रहा है, तो उस केस में जो आपका ऑडिटर है उसको क्या करना है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करना है, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट जहां जैसे है उसके थ्रू उसको चलना है। लेकिन अगर वो ट्रिब्यूनल के थ्रू नहीं चल रहा है, ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस केस में सेक्शन 342 के अंतर्गत उसको क्या हो सकता है? उसको 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना पे करना पड़ सकता है। और साथ में उसको जो है यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन नहीं दिया, तो इम्प्रिजनमेंट नहीं, यहाँ पे खाली लिखा अगर वो फेल हो जाता है, अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, तो उसको 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। लास्ट वन, पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। कमीशन और ओमिशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई वो एंट्री करना भूल जाता है, या कोई गलत एंट्री कर देता है, कोई गलत रिपोर्ट पब्लिश कर दे रहा है, जैसे उसमें कमीशन और ओमिशन का मतलब क्या है कि कुछ नंबर्स में चेंजेस हो गए हैं, या कुछ ऐसी एंट्री है जिसको वो भूल ही गया। ओमिशन का मतलब ओमिट यानी कि भूल ही गया। उस केस में अगर वो पकड़ा जाता है कि हाँ उसने ये गलती की है, जानबूझकर उसने इस डेटा को छोड़ा है, या कमीशन जो एंट्री हुई है वहां पर कमीशन का एरर है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या है? उसको पेनाल्टी वहां पर इंपोज की जा सकती है। वहां पर उसको 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक की जो है वहां पर इंप्रिजनमेंट हो सकता है। अगर उसने कोई मटेरियल फैक्ट में कुछ गलती किया है, या कोई मटेरियल फैक्ट के बारे में लिखना भूल गया है, तो इस केस में उसको पनिशेबल हो सकता है। तो यहाँ पर खाली आपको फोकस समझना है, जो जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए बस वही चीज की वर्ड है कि यहाँ पर आपका प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑर्डर में आपको ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग चलना है। पेनाल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन के अंतर्गत क्या देखना है आपको कि जो भी मटेरियल फैक्ट है वो एक्चुअल हो, उसमें कुछ आपका हेरा फेरी ना हो, वहां पे कोई आपका डेटा, कोई फैक्ट आपका छूटने गया हो, या कोई कमीशन की गलती से एरर वहां पर ना हुई हो। ये सब आपको क्या करना पड़ता है कि ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हेड में हम लोग चलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज अंडर द इंडियन पेनल कोड, जिसको कि हम लोग कहते हैं आईपीसी की धारा। इसमें कोई अगर पर्सन है ना, इफ एनी पर्सन इशू और साइन एनी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एनी फैक्ट which such certificate is false, he is punishable as if he gave false evidence। अब यहां पर क्या हो रहा है कि कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, किसको प्रोवाइड करना है? ऑडिटर को, और उसने सर्टिफिकेट जो है फॉल्स प्रोवाइड कर दिया है, तो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग क्या है कि उस पर फॉल्सिफिकेशन का चार्ज लगेगा, और वहां पर भी उस पर क्या लग सकता है? उसको कंपनी के पेपर सबमिट करने होंगे, अगर उसने नहीं कर पाया तो वहां पे जुर्माना और जो पेनल्टी है वहां पर लग सकती है। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी का मतलब होता है आपका क्रेडिटर, या थर्ड पार्टी का मतलब आपका होता है बैंकर। तो जो ऑडिटर होता है वो थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करता है ना। ऑडिटर जो होता है वो एक शेयर होल्डर का एजेंट होता है, वो शेयर होल्डर या मेंबर के बिहाफ में काम करता है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं करता है। लेकिन ऑडिटर की वजह से अगर किसी
क्रेडिटर को या किसी बैंकर को यानी किसी थर्ड पार्टी को अगर कोई नुकसान होता है तो उस केस में क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो उसके लिए लायबल होता है। जैसे कि लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, इट हैज बीन हेल्ड इन द कोर्ट दैट ऑडिटर इज नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टी। जो आपका ऑडिटर है वो थर्ड पार्टी के लिए आपका लायबल नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट, एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड थर्ड पार्टी, क्योंकि ऑडिटर थर्ड पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या देखा जाता है कि यहां पर अगर ऑडिटर की वजह से इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी को अगर नुकसान होता है तो वहां पर आपका जो ऑडिटर होता है वो इसके लिए लायबल होगा। लास्ट वन इज लायबिलिटी फॉर फ्रॉड्स। यहां पर क्या होता है कि द थर्ड पार्टी कैन होल्ड द ऑडिटर्स लायबल इफ देयर इज फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। कब आपका वो लायबल होगा, जब वहां पर ऑडिटर का कोई गलती है, कोई फ्रॉड है और उसकी वजह से जो आपका थर्ड पार्टी है उसको कोई नुकसान हो रहा है, कोई डैमेज हुआ है, तो उस केस में आपका जो थर्ड पार्टी के केस में आपका अगर वहां पर वो प्रूफ हो जाता है कि ऑडिटर की गलती से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है या फिर कोई डैमेज हुआ है, तो उस केस में आपका जो है ऑडिटर वो लायबल रहेगा फॉर फ्रॉड्स। क्लियर है? तो ये हमारे कितने हो गए टोटल, हमारे इतने सारे जो है आपकी लायबिलिटीज हो गई जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ऑडिटर के ये सारे आपकी लायबिलिटीज है। वन बाय वन इसका हेडिंग आपको याद रखना है, कौन सा हेडिंग किसके अंदर में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका क्रिमिनल लायबिलिटीज है और सिविल लायबिलिटीज है। ये दोनों से मेन क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 8 PM पे डेली क्लास होता है और 10 PM पे टेक्स्ट बुक के ऐप पर डेली क्लास होता है। ओके, बाय बाय, टेक